मौसम सरमा में भी मगरबी बंगाल में चुनावी गर्मी छाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच इल्जाम जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। इसी बीच आज वजीर आला ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी लीडरों पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत CAA और NRC के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है और किसी भी शख्स को मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। BJP is a cheating baj party. Bengali we will say cheating baj, but sorry, English it may be cheater. The politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything, they can say anything, and they can say all the garbage of lies. Why, when they pass the act, from that time we are opposing, and I said that every citizen of this country is the citizen of this country. Earlier there is a provision that DM should have given the permission for the newcomers from if they complete this 5 years or 3 years like this, but whoever who came before 1971, all are the citizens of this country. And Mothuas, they are very much citizens of this country, and we have recognized all the refugee colonies. They are the recognized. All my Bengal people are the recognized people, and they are the citizens. We all the citizens of this country. They cannot decide the fate of the citizens. Let them decide their own fate. We are against of this. We are against of NPR. We are against of NRC. Nothing is being withdrawn right now. So it very much exists. And we will fight the battle, and we will not allow any people to go out from the country. एनसीपी के सीनियर लीडर व महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने मगरबी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में जारी घमासान के बीच बयान देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है और जरूरत पड़ी तो एनसीपी चीफ शरद पवार मगरबी बंगाल ही नहीं बल्कि जहां जहां गैर बीजेपी हुकूमतें हैं वहां जाएंगे। से भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। राज्य के अधिकारों का हनन कर कहीं ना कहीं केंद्र अपनी मर्जी से अधिकारियों को विड्रॉ करने का काम कर रही है। ये राज्य सरकार के अधिकारों का हनन है। इस विषय पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की और पवार साहब के बीच में बात हुई है। दिल्ली में अन्य दलों के नेताओं के साथ भी लेकर ये विषय पे चर्चा होगी और ज़रूरत पड़ी तो पवार साहब स्वयं ही ये वेस्ट बंगाल भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया कि चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीनना, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दुरुपयोग करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से पवार साहब की ममता जी से और देश के अन्य नेताओं से बात हुई है और कुछ ना कुछ रणनीति बना के महाराष्ट्र हुकूमत ने बरतानिया यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त फैसला लेते हुए रियासत की तमाम म्यूनिसिपल कारपोरेशनों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। नए साल को देखते हुए किसी तरह की इजाजत नहीं दी गई है, ये कहना है महाराष्ट्र के वजीर टेक्सटाइल असलम शेख का। असलम शेख के मुताबिक होटलों के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई और जो भी गाइडलाइंस की पासदारी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असलम शेख ने बरतानिया से महाराष्ट्र आने वाली परवाजों पर रोक से मुताल्लिक भी जानकारी दी। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि किसी नए ईयर के न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए या किसी पार्टी के लिए सरकार कोई रिलैक्सेशन लेगी। हमने पहले ही एक SOP तैयार की थी रेस्टोरेंट्स के लिए, मॉल्स के लिए, थिएटर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, वही मेंटेन किया जाएगा। और न्यू ईयर या क्रिसमस के पार्टी के रिलेटेड अगर किसी ने कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज किया तो उसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी कार्रवाई होगी। कि अभी कोरोना के कुछ नए सिम्टम्स जो है यूरोपियन कंट्रीज में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमने टास्क फोर्स बना के रखी है जिसमें बहुत ही एक्सपर्टाइज लोग बैठे हुए जो इसके ऊपर बहुत ध्यान से विचार करते हैं, सोचते हैं और उसके बाद में उस पर निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे वजीर आजम हैं जो AMU के जलसे से खिताब करेंगे।
इससे कबल पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के जलसे से खिताब कर चुके हैं। एएमयू के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार ने बताया कि कल तीसरा ऐसा मौका होगा जब वज़ीर आज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी जलसे से खिताब करेंगे। पहले 24 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ एक कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया था। उसके बाद 19 दिसंबर 1944 को लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी यहाँ कॉन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए आए थे और उनको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई थी। और ये तीसरा मौका है एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि कोरोना का चल रहा है, तो वो वर्चुअल उसका इनॉग्रेट करेंगे और उसका लिंक जो है सब जगह भेज दिया गया है और सारे इंतजाम इस सिलसिले में कर लिए गए। देखिए, खुद 7 साला जश्न जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत तारीख़ी हैसियत है और हम खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम उस 7 साला तकरीबात का हिस्सा बने। तो बहुत सारे ऐसे तलबा हैं, बहुत से ऐसे ओल्ड बॉयज़ हैं, बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी के बहीख्वाह हैं जो इस जश्न को अपने ज़िंदगी में अपने उसमें देख पाएंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा कीमती लम्हा होता है कि वो 7 साला जश्न के मौके पर शरीक है। अमेरिका में सुकूनत पजीर उर्दू की मारूफ शख्सियत हसन चिश्ती का शिकागो में इंतकाल हो गया। उनका ताल्लुक हैदराबाद से था। मरहूम अरसे दराज तक जिद्दा में रहे। बहुत खलीक, बहुत उम्दा अखलाक के हामिल और शायर व अदीब भी थे। हसन चिश्ती के इंतकाल को उर्दू के हवाले से एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। चिश्ती का ताल्लुक हैदराबाद की सरकर्दा शख्सियतों में से था। हसन चिश्ती साहब पहले इंजीनियरिंग कॉलेज से वाबस्ता थे और उस ज़माने में भी अदबी हलकों में काफ़ी मशहूर थे। यहाँ जितने सरकर्दा अदीब थे, जैसे इकबाल मतीन हैं, जिलानी बानो हैं, एवज सईद हैं, मुगनी तबस्सुम साहब हैं, ये सब लोगों से इनके ताल्लुकात थे। लेकिन हसन चिश्ती साहब मुस्तफा हुसैन साहब से बहुत खुलूस रखते थे। तो इस तरह हैदराबादियों का एक बड़ा नुकसान हुआ और एक वज़ादार शख्सियत हमारे दरमियान से चली गई। वरना अमेरिका और शिकागो के नाम के साथ ही जो पहला तस्वुर आता था वो हसन चिश्ती साहब ही का था और उनकी मौजूदगी से लोगों को काफ़ी हौसला भी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे, जबकि मेहमान एजाज़ी के तौर पर मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी शिरकत करेंगे। तकरीब के सिलसिले में एएमयू में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म ऑनलाइन तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जो सुबह 10 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम के ताल्लुक से एएमयू कैंपस में जगह जगह सदी तकरीबात से मुताल्लिक प्रोग्राम होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कल अपनी सदी तकरीबात का जश्न मनाने जा रही है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी एक वर्चुअल तकरीर के ज़रिए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की शिरकत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेटों पर इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा उनके इस्तकबाल की तैयारी चल रही है और हर तरह की ये कोशिश है कि ये एक तारीख़ी प्रोग्राम बन सके। और जिस तरह की मुखालफतें शुरू के दिनों में देखने को मिली थी वो फ़िलहाल अब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। हर किसी की ये कोशिश है कि वो इस तारीख़ी दिन का हिस्सा बने। वर्चुअल प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 लिंक भी जारी किए गए हैं, जिसमें लोग अपनी प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा तारीख़ी दिन है। इस तारीख़ी दिन के ताल्लुक़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बड़ी तैयारियां की हैं। अब सभी की निगाहें कल सुबह 10 बजे शुरू होने वाले उस प्रोग्राम पर हैं, जिसमें वज़ीर आज़म खिताब करेंगे और उनका खिताब तकरीबन 11 बजे शुरू होगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। और खबर कर्नाटक से गौ कृषि पर पाबंदी का बिल कर्नाटक की असेंबली में मंजूर हुआ है, लेकिन अभी इस बिल को कानून साज काउंसिल की मंजूरी मिलना बाकी है। हाल ही में काउंसिल में हुई जबरदस्त हंगामा आराई पर कांग्रेस के एमएलसी और साबिक रियासती वजीर नसीर अहमद ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवान में चेयरमैन को
दाखिल होने से रोका। इसके बाद यह हंगामा हुआ। नसीर अहमद ने कहा कि गांवकशी पर पाबंदी के बिल को मंजूर होने से रोकने के लिए जेडीएस की ताईद जरूरी है। उसके बारे में मैं बहुत साफ अल्फाज से कहना चाहूँगा कि ये जो हादिसा हुआ वो एक बड़ा अफसोसनाक हादिसा है जो नहीं होना चाहिए था। तकरीबन 110 साल का इतिहास है काउंसिल का, अब तक इस तरीके का कोई वाक़या वहाँ पर नहीं हुआ था। मगर जब हम लोग पहुँचे हाउस के अंदर तो हम देख रहे थे कि बीजेपी और जेडीएस के लोगों ने डिप्टी चेयरमैन को लेकर चेयरमैन की सीट में बिठा दिया और उसके बाद चेयरमैन जो हाउस के अंदर आता है उसका जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तो ये पहली बार टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो कौम अपने मोहसिनों को भुला देती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। मोहसिनों को याद करना जिंदा कौमों की अलामत है। इस पैगाम के साथ बेंगलुरु के करीब वाक़ कोलार शहर में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। हाल ही में इंतकाल कर गए कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल और कर्नाटक के मशहूर IAS अफसर सैयद ज़मीर पाशा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रियासत के मारूफ उलमा इकराम और अमायदीन शहर ने अपने तासुरात पेश किए। अहमद पटेल के इंतकाल को खास तौर पर अक़लियतों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया गया। कोलार के डिप्टी कमिश्नर रहे और अक़लियती महकमे के सेक्रेटरी रहे सैयद ज़मीर पाशा की खिदमात को याद किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि बेंगलुरु में हज भवन की तामीर कोलार जिले की तरक्की में ज़मीर पाशा ने अहम रोल अदा किया है। नांदेड़ में क़यादत का इर्तिक़ा एक तारुफ के उन्वान से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तंजीम खादिमीन उम्मत और एम्पायर सेल्फ एकेडमी के मुश्तरका ताउन से मुनक़्क़िद एक रोज़ा वर्कशॉप में कायदाना सलाहियतों के बारे में मालूमात दी गई। एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद सादिक कुरैशी ने अपने मखसूस अंदाज में कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाने के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से अपना लेक्चर पेश किया। प्रोग्राम का इनेकाद शहर की मुख्तलिफ मिली समाजी तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों के लिए किया गया था ताकि इनमें कायदाना सलाहियतें परवान चढ़े। तरबियत हासिल करने वाले अफराद माशरे में मुनज़्ज़म अंदाज में और इस्लामी उसूलों के तहत खिदमात अंजाम देने के काबिल बने। प्रोग्राम में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इसकी वर्कशॉप का ये है कि हम लोगों ने एक एकेडमी शुरू की, इम्प्रूव योरसेल्फ एकेडमी। वो इसलिए की है कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है, चाहे इस्लाम का बोलो या किसी भी मज़हब का जो एक गोल होता है, वो हर एक चाहता है कि बेहतरीन समाज की बुनियाद डाली जाए। और बेहतरीन समाज की बुनियाद डालने के लिए एक अच्छे नज़रिए की ज़रूरत होती है और वो नज़रिया होना चाहिए कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको आज़ादी, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और मसावत उनको हासिल हो। ये बुनियादी चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है हमको क़यादत की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे अगर हम नांदेड़ को शहर को देखें, नांदेड़ एक मिली शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी की बात ये है कि नांदेड़ शहर में मुख्तलिफ नौजवान मुख्तलिफ ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं। तो लाजिम बात है कि इनके अपने ग्रुप्स हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, तो इनके अंदर कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी था। और जब हमने सादिक कुरैशी साहब से इस सिलेबस के बारे में सुना तो हमने ज़रूरत महसूस की कि भाई ये चीज़ें जो है हमारे नौजवानों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। औरंगाबाद में लोगों को सफाई की जानिब राग़िब करवाने के लिए रेड इन लीड फाउंडेशन ने अनोखा तरीका इख्तियार किया। फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने संजय नगर बाजीपुरा बस्ती में एक मंदिर से सफाई की शुरुआत की और मकामी मस्जिद रशीद तक ये सफाई अभियान चला गया। इस मुहिम को मंदिर से मस्जिद तक सफाई का नाम दिया गया। मेरा महल्ला मेरी जवाबदारी, इसी अभियान के तहत हमने आज पहली बार एक नया कंसेप्ट दिया था, मंदिर से मस्जिद तक सफाई अभियान। मस्जिद रशीद जो बाजीपुरा गली नंबर 21 के अंदर है, 20 के 20 में है, और तुलजा भवानी मंदिर इंदिरा नगर बाजीपुरा में है, वहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जो है एक अभियान चला। साफ़ सफाई का जो है तो एक काम अंजाम दिया जा रहा है। ये जो है तो हमारे इस्लाम के अंदर ये हमारा धर्म बताता है कि साफ़ सफाई ये जो है तो आधा ईमान है। इसलिए हम तमाम महल्ले के लोगों ने आज जो है तो अपने महल्ले के अंदर जो है तो साफ़ सफाई का जो है तो काम अंजाम दिया है। करनूल के कदीम शहर में वाक़ दरगाह हज़रत मासूम बादशाह के करीब YSR अक़लियती कायदीन की जानिब से वज़ीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर केक काटा गया। YCP के रियासती सेक्रेटरी सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। करनूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने भी जगन मोहन रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर दफ्तर में केक काटा और वज़ीर आला को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। आज हम माइनॉरिटीज़ पूरे मिलकर जो है आज जगन मोहन रेड्डी साहब का बर्थडे के लिए केक कट करके हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
जगनमोहन रेड्डी साहब का बर्थडे करने में बहुत खुशी हो रही, क्योंकि उन्होंने जो स्कीम्स किए हैं बहुत हमारे भाइयाँ सब जो है खुश है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है जो माइनॉरिटीज़ के काम है हम वो काम पूरे जो है जगनमोहन रेड्डी साहब से लेने का है। हम सब जगनमोहन रेड्डी के साथ देंगे इंशाल्लाह। आने वाले कितने भी जो है 20-25 साल तक उन्हें सीएम रहेंगे इंशाल्लाह। जय जगन। ज़र क़वानीन के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। आज अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से अमरावती में ज़र कानून के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत कर ज़र क़वानीन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। रैली का आगाज एरविन चौक से हुआ और ये रैली कलेक्टर दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुतालबा किया कि हुकूमत इस कानून को रद्द करे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र की जानिब से अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर कृषि कानून में जो ये 3 अमेंडमेंट किए गए हैं हम इसके खिलाफ में आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज जो कृषि कानून देश के अंदर लागू किए गए हैं, देश भर का किसान उसके विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। मगर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से ये कह रही है कि ये जो बिल है ये किसानों के फ़ायदे के है। मगर सरकार, जो किसान है वो सरकार से ये कह रहा है कि अगर ये फ़ायदे के बिल है तो हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए, ये बिल वापस ले लीजिए, हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। यूनियन मुस्लिम लीग ने कलेक्टर ऑफिस में किसानों के हित में एक मोर्चा लाया है और कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है कि किसानों के लिए जो काला कानून लाया गया है इसको वापस लिया जाए। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सरकार से अपील है। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस पर अमरावती में एक धरना आंदोलन किया गया, जिसमें किसानों के हित के लिए जो काला कानून पास किया गया है उसके विरोध में यहाँ पर आज मुस्लिम लीग ने एक निवेदन दिया है। और निवेदन कि आज देश की जनता, देश का किसान आज सड़कों पर है और सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है, मगर किसान कोरोना कहर और बोर्ड तलबा की मुश्किलात के मद्देनजर मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग और करियर काउंसलिंग शुरू की है। सोसाइटी के जरिए शुरू की गई कोचिंग और करियर गाइडेंस और काउंसलिंग को तलबा ने वक्त की बड़ी जरूरत से ताबीर किया है। कोरोना का कहर मुतवस्सित तबके और निचले तबके के लिए अजाब से कम नहीं। इस मुश्किल घड़ी में जहां 2 वक्त की रोटी का मुश्किल से इंतजाम हो पा रहा है, ऐसे में वो अपने बच्चों की तालीम का ख्वाब भी नहीं देख सकते। बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए मोबाइल और डेटा का इंतजाम करना कितना मुश्किल हो रहा है, ये वही जानते हैं। ऐसे में बोर्ड इम्तिहानात के स्कूल के दरवाजे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों के जरिए फीस का मुतालबा एक इजाफी बोझ साबित हो रहा है। तलबा की मुश्किलात के मद्देनजर मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने मुफ्त गाइडेंस, कोचिंग और माली मुआवनत का भी सिलसिला शुरू किया है। देखिए, आज जो हमने काउंसलिंग का मकसद था वो ये था कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। 2 महीने बाद बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो बच्चे किस तरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और वो एग्ज़ाम को किस तरह फेस करें, क्या हालात बनेंगे। अभी बच्चे बहुत तजब्जुब की हालत में हैं कि वो किस तरह से अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे और उनको कामयाबी कैसे मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करना है। अब ऑनलाइन क्लासेस करें, कोचिंग करें, तो इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ है। तो आज हमने अपने जो हमारी टीम के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बच्चों को रूबरू कराया है और 1-to-1 हमने काउंसलिंग करवाई है ताकि बच्चे अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। सोसाइटी ने अपने प्रोग्राम का आगाज कोरोना कहर में काउंसलिंग के जरिए किया ताकि उनकी मुश्किलात को समझा जा सके और इसकी रोशनी में उनके कैरियर को लेकर गाइडेंस देने के साथ उनके लिए मुफ्त कोचिंग और उनकी फीस की अदायगी के लिए उनके शाना बशाना खड़ा होया जा सके। इम्पोर्टेंट तो बहुत है इसके लिए, क्योंकि मगर कुछ भी हो ये काउंसलिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग नहीं होगी तो अपन आगे का क्या करेंगे। कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, उससे बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन आगे का फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो पीछे का छोड़ देंगे। जी, यहाँ पे ये हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी सर आए थे, SDM है वो, उन्होंने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी है यहाँ पे बच्चों की। और यहाँ पे
बच्चे अपने यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, जो भी उन लोगों को प्रॉब्लम है अपनी लाइफ से रिलेटेड और जो भी स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि उसका कुछ सोल्यूशन निकले। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का क़याम 1984 में अमल में आया था। सोसाइटी के जरिए हालांकि पहले तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, मगर हालात की जरूरत को देखते हुए सोसाइटी ने करियर गाइडेंस और मुफ्त कोचिंग का भी सिलसिला शुरू किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। बिहार का मारूफ इदारा मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा असातिज़ा की कमी के सबब बदहाली के कगार पर खड़ा है। ये सूबे का वाहिद सरकारी मदरसा है। कभी इस इदारे में हजारों तलबा ज़ेर तालीम थे, आज मुश्किल से 500 तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे से तालीम हासिल करने वाले तलबा बड़े बड़े मकाम पर पहुंचे, लेकिन आज ये इदारा असातिज़ा की कमी के सबब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। साबिक़ा आरजेडी की हुकूमत में यहाँ असातिज़ा की तकर्री हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के दौर इक़्तिदार में यहाँ एक भी बहाली नहीं हो सकी। हालांकि असातिज़ा की बहाली का मुतालबा काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। कमियां तो आज के डेट में हुकूमत की लापरवाही के बाद काफ़ी खामियां हैं। असातिज़ा इकराम की सीट जो है पूरी की पूरी अभी खाली है। सिर्फ 3 यूनिट पे यहाँ काम हो रहा है। एक प्रिंसिपल साहब हैं और 2 असातिज़ा हैं। जूनियर शोबा है इनका, वो भी खाली है बिल्कुल। एक उस्ताद पे जूनियर शोबा चल रहा है। 20-20, 25-25 यूनिट पूरी का पूरी खाली है। हुकूमत आज चाहती तो बहुत कुछ हो सकती थी। हुकूमत आज इदारे को चाहती तो एक यूनिवर्सिटी की शक्ल हो सकती थी कब का कब। यहाँ की तारीख़ एक अजीम तारीख़ गुजरी है। और जहाँ तक रही बात यहाँ अभी के दौर में जो है कि हमारे असातिज़ा जो रिटायर कर चुके हैं उसके बाद से फिर बहाली नहीं हुई। जूनियर से लेकर सीनियर तक सिर्फ 4 उस्ताद अभी बाकी रह गए हैं, जबकि 25 से 30 उस्ताद होने चाहिए। एक क्लास में एक उस्ताद बैठते हैं, उसी में 4 क्लास की तालीम होती है। न सही से तालीम हो पा रही है, न ही सही से इंतज़ामिया है, और हमारे जो है कि बिहार गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं देती है। मेरे ख्याल से जब से मैं इस मदरसे में कदम रखा तब से 4 ही असातिज़ा देख रहा हूँ, और मेरी मौजूदगी में जितने भी असातिज़ा कराम यहाँ से रिटायर्ड हो गए उसके बाद कोई यहाँ बहाली नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा मसला बनता है इस मदरसे का। अगर ऐसा रहा तो इस मदरसे की तो बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। जबकि इस मदरसे की तारीफ़ की जाए या फिर इसके बारे में कुछ कहा जाए तो इस मदरसे का तहरीक आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहली बात ये यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि हमारे यहाँ असातिज़ा नहीं है। असातिज़ा अगर होते तो हम लोग के लिए बेहतर क्लास मिलता। हम लोग की पढ़ाई जैसे कि एक ही क्लास में 2-3 मतलब एक ही क्लास में हम लोग को और सब क्लास की पढ़ाई हो जाती है। जैसे आलिम फाजिल एक ही क्लास में होता है, तो अगर असातिज़ा होते तो हमको अलग अलग से क्लास उनका होता, तो इससे हम लोग को बार बार ये होना पड़ता है। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा अपने क़याम से लेकर के 1975 तक बहुत ही ज़र्री दौर से गुज़रा, जिसमें मायनाज असातिज़ा भी हुआ करते थे, तलबा की भी एक बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, और यहाँ से फ़ारिग़ होने वाले लड़के उलूम दीनिया की तरफ भी जाते थे और उलूम असरिया की तरफ भी जाया करते थे। उलूम दीनिया की तरफ जाने वाले बच्चे दारुल देवबंद, मज़ाहिर और नदवा का रुख किया करते थे। ऐसे तलबा वहाँ से फारिग हुए जो IPS बने, IAS बने, वज़ीर भी बने। लेकिन आज इतनी उसकी जो हाली है उसके कई असबाब हैं। एक तो ये कि ये ताल्लुक़ अक़लियतों के हवाले से है और हमारी कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। हम अपने बच्चों का दाखिला ही नहीं कराते हैं, ये भी है। किसी भी इदारे की ज़िंदगी का दारोमदार ज़ाहिर है वहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा पर होता है। अगर असातिज़ा ही ना हो तो चाहे वो कोई भी इदारा हो, उसकी तारीख़ कितनी भी शानदार रही हो, उस इदारे का फौत हो जाना यकीनी है। बिहार का ये एक ऐसा इदारा है जिसकी तारीख़ काफ़ी पुरानी रही है। यहाँ पढ़ने वाले लोग बड़े बड़े मकाम पर पहुँचे हैं, लेकिन आज हालत ये है कि यहाँ असातिज़ा नहीं होने के सबब पढ़ाई पूरी तरीके से मुतासिर हो रही है। ख़ास बात यह भी है कि नीतीश कुमार जब से इक़्तिदार में हैं तब से इस इदारे में एक भी बहाली नहीं हुई है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।